Hello students, once again welcome back to Mizuo STD video classes and in this particular video हम आज शुरू करेंगे सूडो फोर्स, ठीक है, घोस्ट फोर्स। शुरू करना क्या, बेसिकली इसका हमें आपको एक आइडिया देना है, ठीक है। तो चलिए पहले ज़रा हेडिंग डाल लेते हैं, थोड़ा आसानी रहती है चीज़ों को समझने में। तो क्लास का जो टॉपिक रहेगा वो आज अपन लोग करते हैं सूडो फोर्स। ये फोर्स है भी और नहीं भी है, ठीक, और इसे समझना जरूरी भी है क्योंकि कई बार ये बड़े काम का फोर्स भी है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें समझते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ मैथमेटिक्स वी विल ट्राई टू अप्लाई। आफ्टर दैट मैं कोशिश करूँगा कुछ डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल्स पिक करके सो दैट यू कैन विजुअलाइज, आप समझ सको, आप फील कर सको कि ये है क्या बेसिकली सूडो फोर्स, ठीक है। तो चलिए पहले जरा कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स इसके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज जो हमें देखनी चाहिए वो है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है भाई। अब वैसे तो मैंने इसका बेसिक आइडिया आपको दिया हुआ है कि इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, ठीक है, बट चलो चूंकि हमें इसकी बात करनी है तो हम जरा एक बार ब्रश अप कर लेते हैं नॉन इनर्शियल को। तो जो जनरल हम डेफिनेशन यूज करते हैं वो ये है कि एनी रोटेटिंग और accelerating any rotating or accelerating frame is considered as non inertial frame, ठीक है। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं। अच्छा, तो ये दो शब्द हम इससे पहले भी इन टर्म्स को समझ चुके हैं, रोटेटिंग, एक्सेलरेटिंग। बच्चों एग्जांपल मैंने उस टाइम पे मेंशन करे थे कि जैसे आपके स्कूल में वो छोटे बच्चे जो झूला झूलते हैं उसमें मेरी गो राउंड एक होता है, 4 बच्चे 5 बच्चे बैठ जाते हैं, फिर वो गोल गोल घूम रहा है, रोटेट कर रहा है। दूसरा, प्लेटफॉर्म से ट्रेन आपकी चल पड़ी, सपोज यू आर गोइंग फ्रॉम सम प्लेस ए टू प्लेस बी, या चलिए आप अपने जहाँ पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ से आप अपने घर जा रहे हैं, ट्रेन खड़ी थी, उसके बाद जब वो चलना शुरू करती तो एक्सेलरेट करती है, तो वो भी नॉन ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि क्योंकि यहाँ पे हम लॉज ऑफ मोशन में जो हमारा सेकंड लॉ है, जो कहा जाता है कि एक्चुअल जो है लॉ है मोशन का, वो एप्लीकेबल नहीं हो पाता है, ठीक है। लेकिन आज हम थोड़ा डिफरेंट वे में भी डिस्कशन करेंगे कि कैसे उसको हम यूज कर रहे हैं और कैसे हम कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यूज कर रहे हैं, ठीक। तो ये तो स्टोरी रही कुछ छोटा सा रिवीजन टाइप का हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम। आइए जरा इसको एक सिंपल से डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आज मेरे पास में कुछ डिफरेंट कलर की चॉक्स हैं तो मैं उनको यूज करूंगा। मेरे पास एक ना मैं रेड कलर की चॉक यूज कर रहा हूं जो कि थोड़ा सा नहीं यूज करनी चाहिए मुझे, लेकिन चूंकि मैं एक डिफरेंट कंडीशन शो कर रहा हूं, एक थोड़ा डिफरेंट चीज कर रहा हूं, तो मैं इसलिए इसको यूज कर रहा हूं। y प्राइम, इसका नाम रख देते हैं अपन लोग s प्राइम, और इसकी ओरिजिन को हम लोग नाम दे देते हैं o प्राइम, ठीक है जी। ये ओरिजिन है, यहां का नाम मैंने दिया हुआ है, कंफ्यूज मत करिएगा, यहां लिखने के बजाय मैं इसको यहां लिख रहा हूं। आइए अब मैं एक दूसरा रेफरेंस फ्रेम बनाता हूं, ठीक है, इस येलो कलर की चॉक से। इसका नाम मैं दे रहा हूं x, y, o, और इसका नाम s है, ठीक। तो हमारे पास में दो रेफरेंस फ्रेम हैं, एक ये लाल वाला रेड कलर एंड वन इज येलो कलर रेफरेंस फ्रेम, ठीक है। अब चूंकि मैंने इसमें रेड कलर यूज किया, उसका रीजन ये था कि मैं दिखाना चाह रहा हूं कि ये नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है, तो मैं इसके नीचे लिख देता हूं भाई ब्लू कलर से NIF, नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक। नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब बच्चों ये है कि ये फ्रेम जो है इसकी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में
मतलब जो एस फ्रेम है उसके रिस्पेक्ट में या तो एक्सेलरेट कर रहा है या रोटेट कर रहा है, सिर्फ इतना हमें समझना है। जैसे कि मैं मान लीजिए यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे सामने स्कूल का पार्क है जिसमें बच्चे मेरी गो राउंड पे घूम रहे हैं, तो एक रेफरेंस फ्रेम मेरा हो गया जो अर्थ के साथ अटैच है, मैं वहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, एंड सेकंड इज द किड्स सिटिंग ऑन दिस मेरी गो राउंड और वो रिवॉल्व कर रहा है। तो मैं उसको अगर ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो मैं बोलूँगा कि विद रिस्पेक्ट टू मी ये वाला फ्रेम जो है वो नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है। ठीक, तो ऐसा कुछ मैंने रखा हुआ है। सिंपली समझ लीजिए कि ये एस प्राइम जो है वो एस के रिस्पेक्ट में नॉन इनर्शियल है, मतलब ये एक्सेलरेट कर रहा है या रोटेट कर रहा है। ठीक, आइए जरा 2-3 पॉइंट्स इसमें हम समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इसका नाम भी मैं लिख दे रहा हूं, इसे मैं IF बोल दे रहा हूं, इंफ्रारेड नहीं है, इसका मतलब है इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, तो मैं एक डिफरेंट कलर की चौक यूज करके एक पॉइंट ले लेता हूं R। भाई ये सीधा पॉइंट है, मैं फ्री हैंड बना रहा हूं तो थोड़ा सा लाइन टिल्ट कर सकती है। ठीक है, लाइक दिस, और इसका नाम मैं रख दे रहा हूं वेक्टर कैपिटल R। अभी मैं बात करूंगा कि ये बेसिकली है क्या। उसके बाद चलिए एक वाइट कलर से एक पोजीशन बना लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से एक पॉइंट मैं ले रहा हूँ इसके ओरिजिन से बेसिकली बच्चों P। ठीक है, और यहाँ इसको मैंने मिलाया, इसको मैंने नाम दिया स्मॉल वेक्टर R। पोजीशन वेक्टर है बेसिकली ये, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, और ये जो है ये पोजीशन वेक्टर R प्राइम है। ठीक, मेरे पास एक कोई ऑब्जेक्ट है, से फॉर एग्जांपल दिस ब्लू कलर चॉक होल्डर। अब वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैंने रख दिया हुआ है, सोचिएगा, और वो इसके साथ अटैच है, तो इसके पोजीशन कोऑर्डिनेट इस येलो कलर के रेफरेंस में कुछ होंगे, रेड कलर के रेफरेंस में कुछ होंगे। दूसरा मान लीजिए मैं एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दे रहा हूँ, तो इसके कोऑर्डिनेट इसमें जो होंगे वो इसमें नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे। तो इस टाइप की सिचुएशन को शो करने की कोशिश हमने की हुई है। ठीक, मैं बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ कि एक पार्टिकल है, उसका ये पोजीशन कोऑर्डिनेट है, ये पोजीशन वेक्टर है, ऑल दिस थिंग्स। अच्छा, आइए चलिए जरा इसको थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं। मेरे पास में एक आप कह सकते हो, मैं एक पॉइंट लिख देता हूं R। पोजीशन वेक्टर R जो है वो है, व्हाइट कलर यूज कर रहा हूं, R इज पोजीशन वेक्टर, आपको ये ध्यान रहना चाहिए, R इज पोजीशन वेक्टर ऑफ O प्राइम। मतलब O प्राइम फ्रेम का नहीं है, जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ उसके रेफरेंस में जो पार्टिकल है, O प्राइम विद रिस्पेक्ट टू S फ्रेम। ठीक है जी, R इज पोजीशन वेक्टर ऑफ O प्राइम विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम S, कंप्लीट फ्रेम S। ठीक है, अब मैं जरा डायग्राम पे उंगली रख रहा हूं, कुछ बोल रहा हूं, आप देखेंगे यहां और सुनेंगे। ठीक है, मैं बोल रहा हूं वेक्टर ट्राइंगल O प्राइम P। फिर से सुनिएगा, वेक्टर ट्राइंगल O प्राइम P। प्लीज एक लुक ले लीजिए, वेक्टर ट्राइंगल O प्राइम P। ठीक, आइए इसमें जरा हम देखते हैं, तो हम कहेंगे कि ये जो पोजीशन वेक्टर R प्राइम निकला है, ठीक है ना, देखिए जहां पे इस वक्त मैं मेंशन कर रहा हूं, ये जो पोजीशन वेक्टर R प्राइम है स्टूडेंट्स, दिस इज नथिंग बट दिस माइनस दिस। ठीक है, तो उसको मैं यहां तो लिख ही सकता हूं, तो मैंने लिख दिया भाई R प्राइम इज इक्वल टू R माइनस कैपिटल R। ठीक, अच्छा, अब अगर मुझे पोजीशन वेक्टर मिल गया तो एक चीज समझिए आप, इसको मैं एक बार विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर दूं तो मुझे वेलोसिटी मिल जाएगी, दोबारा मैं उसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर दूं मुझे एक्सेलरेशन मिल जाएगा। लेकिन ब्यूटीफुल क्या है कि ये जो वेलोसिटी मिलेगी बच्चों, ये मुझे मिलेगी S प्राइम फ्रेम की, और यहां से जो कुछ मुझे मिलेगा एक्सेलरेशन या जो कुछ, वो मुझे मिलेगा इस रेफरेंस फ्रेम के लिए। ठीक है, तो आइए जरा इस लोकेशन को हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं, यहां आते हैं, और मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कि इसके नीचे अगर मैं सीधा लिख रहा हूं A प्राइम, दैट इज एक्सेलरेशन, प्राइम का मतलब है इससे जुड़ा हुआ है, A प्राइम इज इक्वल टू A माइनस, और चलिए इसका हम ले लेते हैं कैपिटल A। ठीक है ना, तो मैं एक लाइन लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा,
a prime is equal to a minus this. Actually this is the acceleration associated with this red वाला reference frame. A is the acceleration associated with this position coordinate and this capital A prime is acceleration associated with the r position vector जो है इसके साथ में. एक्चुअली एक टर्म यहाँ मैं मिस कर रहा हूँ, r इज पोजीशन. ओहो मुझे यहाँ लिखना चाहिए वेक्टर. बच्चों ये थोड़ा सा टर्म यहाँ पे मिसिंग हुआ है, वेक्टर. ठीक है ना, ये यहाँ पे आएगा, थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा. सो r इज पोजीशन वेक्टर ऑफ o प्राइम विद रिस्पेक्ट टू s. मैंने वो लिखना छोड़ दिया. ठीक है, तो ये इस तरीके से मुझे इसका एक्सेलरेशन यहाँ पे मिल गया है. अच्छा अब एक बात बताएं आप, अगर मुझे फोर्स की बात करनी हो तो मैं क्या करूंगा, जो मास है उसको मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं. ठीक है ना, जो इस पार्टिकल का मास है जो भी मैंने रखे थे, चाहे वो यहाँ है या यहाँ है, जैसे कि हमारी सिचुएशन है, तो जो मास हमारा है उससे अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो देखिए मुझे क्या क्या मिलेगा. F, ध्यान दीजिएगा, और ये कहाँ के लिए मैं बात कर रहा हूं, इस वाले रेफरेंस फ्रेम के लिए. तो इसके साथ जुड़ा होगा F प्राइम, फोर्स इन S प्राइम फ्रेम इज इक्वल टू F. मैं यहां पे एक नीचे सफिक्स लिख रहा हूं, रियल. रियल का मतलब क्या है कि यही एक्सेलरेशन एक्चुअल एक्सेलरेशन है. अच्छा यहां एक स्टेप मैंने इसलिए वो किया हुआ है, इसमें मैं m का मल्टीप्लिकेशन करके ये लिखूं इसकी जरूरत नहीं है. आई थिंक आप सभी लोग कैपेबल इनफ, आप समझ सकते हो इसको. अच्छा यहाँ आइए जरा इसकी बात करते हैं, इस वाले टर्म की. ठीक, तो इसके लिए मैंने लिखना है यहाँ पे प्लस, अब मैं एक रेड कलर से यूज करता हूं इसको, माइनस m. ठीक है, ये फोर्स है लेकिन ये एडिशनल फोर्स है. ठीक है, जरा इसके बारे में यहां पे मैं समझाता हूं आपको. ये एडिशनल फोर्स है, एडिशनल, DIONAL, एडिशनल फोर्स. अब सारी प्रॉब्लम यहां से शुरू होती है कि ये एडिशनल फोर्स आ कहां से रहा है. तो कहीं ना कहीं ये इस रेफरेंस फ्रेम के साथ में जुड़ा हुआ है. ठीक है, तो अब हम इसको लेके थोड़ा सा कंसर्न है, और यहां से बेसिकली मैं इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूं कॉन्सेप्ट ऑफ सूडो फोर्स. ठीक, ये कुछ नहीं है बल्कि ये सूडो फोर्स है जो एग्जिस्ट नहीं भी कर रहा है और एग्जिस्ट कर भी रहा है. अब आपको बड़ा कंफ्यूजन होगा कि भाई ये क्या चीज हुई कि ये एग्जिस्ट कर भी रहा है और एग्जिस्ट नहीं भी कर रहा है. आइए जरा इसको अब हम समझने की कोशिश करते हैं. एक्चुअली कुछ एक डायग्राम्स इसमें ऐसे होंगे जो मैं बनाऊंगा नहीं, बल्कि मैं आपको बोलूंगा और आपको विजुलाइज करना पड़ेगा. ठीक है, कुछ एक डायग्राम्स मैं बना दूंगा, डोंट वरी ऑन दैट पार्ट. अब एक्चुअली में हम समझना चाह रहे हैं कि सूडो फोर्स है क्या. मैथमेटिकली तो हमने कह दिया कि जी ये सूडो फोर्स आ रहा है पिक्चर में, हमारा किसके कारण आ रहा था, तो अभी अभी वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप इसको S के साथ में, S प्राइम के साथ में जोड़ सकते हैं. ठीक, आइए इमेजिन योरसेल्फ. अब डायग्राम तो वो मैं नहीं बना पाऊंगा, लेकिन हाँ बेसिक चीज में दिखाने की कोशिश करूंगा. चलिए मैं यहां पे खड़ा हो जाता हूं. ठीक, इमेजिन मेरे सामने से एक रेल लाइन जा रही है. इट्स अ रफ टेरिन, और यहाँ पे ना पत्थर पड़े हुए हैं बड़े बड़े से, यहाँ वहाँ इस तरफ उस तरफ, ऐसे रेल लाइन निकल रही थी. मैं ऐसे खड़ा हुआ हूँ. ठीक, तो जो पत्थर जहाँ पे है मुझे वहीं पे दिखाई दे रहा है वो. ओके, अभी क्या हुआ कि एक गुड्स ट्रेन पास हो रही है. ठीक, सो गुड्स ट्रेन जो पास हो रही है, तो मान लीजिए हम उसके गार्ड के रेफरेंस में बात करें, जो गार्ड सबसे पीछे के उस पे है कोच में, वो जब देखेगा ना तो उसे लगेगा कि जो पत्थर पड़े हुए हैं या पेड़ लगे हुए हैं वो सब उससे पीछे की तरफ जा रहे हैं. गॉट द आइडिया. तो चलिए इस एग्जांपल को जरा समझने की कोशिश करते हैं. केस 1. केस 1, ठीक है, क्या है केस 1? पर्सन स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड. फाइन. ट्रेन गार्ड
मूविंग विल, मैं बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज लिख रहा हूं, नोटिस स्टोन्स, बिग बोल्डर्स बेसिकली, स्टोन्स मूविंग बैक। ये सिचुएशन इमेजिन करनी है आपको, ठीक। तो गार्ड क्या सोचेगा कि भाई ये पत्थर अगर पीछे जा रहे हैं, जैसा कि उसको फील आएगा, तो जरूर कोई फोर्स काम कर रहा है तभी तो पीछे जा रहे हैं। जबकि मैं जब खड़ा हूं तो मैं तो देखूंगा ट्रेन निकल गई, पत्थर पड़े हुए हैं बस, ठीक। ये एक सूडो फोर्स है जो गार्ड को फील हो रहा है कि भाई कोई फोर्स है जो लग रहा है। चलिए एक दूसरी सिचुएशन कंसीडर करते हैं, ठीक है। आइए फिर से जरा ट्रेन का ही एग्जाम्पल पकड़ते हैं, और इस बारी मैं आपको एक डायग्राम बना देता हूं, कोशिश करता हूं। आई एम अ वेरी गुड, यू कैन से चित्रकार, पेंटर। चलिए कोशिश करते हैं बच्चों। ये है प्लेटफॉर्म, ठीक है, प्लेटफॉर्म मैं लिख देता हूं यहां पे, प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म पे ना एक बड़ा सा बॉक्स रखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। दिस इज अ प्लेटफॉर्म एंड अ बिग बॉक्स इज प्लेस्ड। ये बॉक्स है भाई रेड कलर का, ठीक है। अरे रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे बॉक्सेस रखे रहते हैं, गार्ड का बॉक्स होता है, सामान उतरने वाला होता है, सारे बड़े रहते हैं। ओके, अब क्या हुआ कि आपने देखा होगा प्लेटफॉर्म के सामने से बहुत सारी रेल लाइनें जा रही होती हैं। तो ठीक है भाई, एक रेल लाइन ये जा रही है, ठीक, ये एक रेल लाइन है, पैरेलल चलती है प्लेटफॉर्म के, कुछ एक प्लेटफॉर्म को छोड़ के। अच्छा जी, ये दूसरी रेल लाइन जा रही है, ठीक। आप विजुलाइज ढंग से कर सको, सिर्फ इसके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं फालतू की। अब मान लीजिए ये लाइन इस तरफ को गाड़ियां जाती हैं इस पे, और ये जा रही हैं टुवर्ड्स दिल्ली, ठीक है। और मान लीजिए इस तरफ को ये जो लाइन जा रही है, ये सारी गाड़ियां जा रही हैं टुवर्ड्स कोलकाता, ठीक। ओके, आइए अब 3 पर्सन हैं, ठीक, 3 पीपल। तो मैं उनको नाम दे रहा हूं पर्सन नंबर 1, P1। ये लोग खड़े हैं, अब आदमी तो नहीं ड्रॉ कर सकता मैं, तो पहला पर्सन प्लेटफॉर्म पे ही खड़ा है, ओके। अच्छा, इस पे ट्रेन जा रही है, ठीक, ट्रेन इसके ऊपर अगर जा रही है तो ट्रेन में एक पर्सन है, उसका नाम मैं देता हूं 2, P2, यानी वो पर्सन इसी वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रहा है। अच्छा जी, दूसरा देखिए यहां पे इस वाली ट्रेन में भी एक बंदा है, ठीक, और ये भी ना v, सपोज चलिए मान लेते हैं v प्राइम वेलोसिटी से पर्सन नंबर 3 है, ये ट्रेन इस तरफ को जा रही है। आइए जरा ये देखें कि तीनों लोग इस बॉक्स को कैसे इमेजिन करेंगे। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। एक प्लेटफॉर्म पे एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक, एक बंदा प्लेटफॉर्म पे ही खड़ा हुआ है, दूसरा एक ट्रेन में बैठा जो प्लेटफॉर्म के सामने से निकल के जा रही है, ऑलमोस्ट, P2 नाम है, और तीसरा एक दूसरी ट्रेन में है जो भी प्लेटफॉर्म के सामने से निकल के जा रही है। ये किसी छोटे से स्टेशन का प्लेटफॉर्म है, 2 लाइनें 3 लाइनें हैं। सबसे पहला पर्सन P1 जो होगा वो कहेगा कि बॉक्स इज इन रेस्ट। लिख देते हैं इस लाइन को हम। आइए पहली सिचुएशन, P1 ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा P1 से बॉक्स इन रेस्ट, ठीक है। इसको तो रुका ही हुआ दिखेगा बॉक्स, ओके। आइए जरा दूसरे वाले को देखते हैं, P2 ये क्या कहेगा, P2 कहेगा, ये चूंकि अप्रोच कर रहा है ना इसको, तो इसको ये आगे की तरफ दिखेगा, तो ये मोशन को एक तरीके से डिफाइन करेगा, बॉक्स इज इन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। इसको लगेगा कि बॉक्स जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में है, अगर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, इसलिए मैंने इसको वी प्राइम रखा हुआ है।
अच्छा, दूसरा वाला बंदा जो कोलकाता की तरफ जा रहा है, कोलकाता जा रहा है, उसको दिखेगा वी प्राइम के लिए कि बॉक्स जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है, मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन है उसमें। तो ये कंडीशन हो जाएगी तीसरे बंदे के लिए, यूनिफॉर्म मोशन किसका, बॉक्स का, और ये बोलेगा विद निगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ द बॉक्स। अब देखिए आप, एक ही बॉक्स की पोजीशन तीन लोग तीन तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। सो इसका मतलब है यहां कुछ फोर्स तो रियली एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन वो है नहीं पिक्चर में। इन लोगों से आप पूछोगे तो बोलेंगे बिल्कुल, जब ये निगेटिव एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है तो बॉक्स का कुछ मास होगा, मास को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमें फोर्स मिल जाएगा। आइए, ये कंडीशन एक थी। एक दूसरी कंडीशन देखते हैं, ट्रेन व्रेन कौन जाए प्लेटफॉर्म पे, तो हम लोग ना जरा सिंपल सी बात करते हैं। मान लीजिए एक बहुत बड़ी सी जो है सर्कुलर प्लेट है, टेबल समझ लीजिए, ठीक है, क्या है, ह्यूज साइज सर्कुलर टर्न टेबल। टर्न टेबल का मतलब होता है जो टेबल अपने एक्सिस पे फिक्स होके घूम सके, बहुत बड़ी है ये, ठीक, वेरी लार्ज ह्यूज साइज। कितनी बड़ी, इतनी बड़ी कि उस पे खड़ा हुआ आदमी जो है वो आसपास समझ ही नहीं पा रहा है कि क्या है, ठीक। तो जरा इसका एक बिग सा डायग्राम बना देते हैं हम लोग भाई। चलिए, अब मैंने दो बंदे खड़े किए, एक पर्सन ग्राउंड पे खड़ा है, ठीक है, ये रेस्ट में है ग्राउंड पे, और दूसरा पर्सन जो है वो इसी टर्न टेबल पे बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है। अच्छा, मैंने क्या किया, मैंने एक छोटी सी इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ली, रस्सी ली, और उससे एक छोटी सी बॉल बांध के ऐसे रख दिया, रस्सी को ऐसे करके रख दिया, ठीक है बच्चों। चलिए जरा इसको अपन लोग एनालाइज करते हैं। ये टेबल जो है वो रोटेट हो रही है, ठीक, तो क्या होगा भाई, रस्सी तन जाएगी। क्यों, क्योंकि टेंशन इधर लगेगा, mv²/r बाहर की तरफ लगेगा जिस वेलोसिटी से टेबल रोटेट हो रही है। तो मैं शो कर देता हूं, F सेंट्रीपिटल, और ये हो गया बच्चों क्या, टेंशन, ठीक। तो ये पर्सन जब देखेगा कि भाई जो स्ट्रिंग है वो एकदम टाइट है, तो ये क्या कहेगा, ये कहेगा बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स दिस स्ट्रिंग इज टाइट, फाइन, एंड दिस mv²/r इज इक्वल टू टी करके ये बातें करेगा, ये पर्सन जो ग्राउंड पे है, ठीक है। आइए जरा इनके रेफरेंस में बात करें। इन्हें ये टेबल इतनी बड़ी है कि इन्हें दिख ही नहीं रहा है, कि फील नहीं हो रहा है कि घूम रही है समथिंग, क्या हो रहा है। तो ये सेंट्रीपिटल की बात तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा। मैं अर्थ पे खड़ा हूं, अर्थ घूम रही, मैं क्या फील कर पा रहा हूं, मुझे तो नहीं पता चल रहा है, ठीक, समथिंग लाइक दैट। तो ये जब देखेगा तो रस्सी तनी हुई मिलेगी इसको। अब इससे पूछा जाएगा कि भाई ये रस्सी तनी हुई है, इसका मतलब है कोई फोर्स काम कर रहा है, ये बोलेगा हाँ जी बिल्कुल काम कर रहा है। कौन सा फोर्स है वो, तो वो सूडो फोर्स है, जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है लेकिन इसको फील हो रहा है कि हो रहा है, क्योंकि ये टेबल घूम रही है, ये बात इसको नहीं पता है, क्योंकि टेबल का साइज बहुत बड़ा है। तो इस तरीके से आप विजुलाइज करके देख सकते हो कि जो सूडो फोर्स है, यानी कि जो नॉन इनर्शियल फ्रेम, रोटेटिंग फ्रेम के लिए एप्लीकेबल है, वो इस तरीके का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए फिर से अपन उसी रिलेशन पे चलते हैं जो पीछे हम एक इक्वेशन लिख के आए थे, ma, याद है आपको, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था ये एक नॉन एग्जिस्टिंग फोर्स है, एडिशनल फोर्स मैंने नाम दिया था, ठीक है ना। तो मैं कह रहा हूं कि दिस एक्स्ट्रा फोर्स कौन सा, जो -ma का है, एग्जिस्टेंस इसका नहीं है। दिस एक्स्ट्रा फोर्स हैज
नो एग्जिस्टेंस, इसका अस्तित्व है ही नहीं, हैज नो एग्जिस्टेंस, बट इट इज इंक्लूडेड टू मेक कैलकुलेशंस सुटेबल, फाइन, बट it is included to make calculations suitable, या मुझे उल्टा लिखना चाहिए था, टू सूट द कैलकुलेशंस। चलिए इसको ऐसे मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये कंडीशन है बेसिकली इसकी। आइए, इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं, ठीक है। अब मैं बोर्ड का ये वाला हिस्सा यूज कर रहा हूं, तो इसको इधर लिखा रहने देते हैं, अपन इस वाले पोर्शन को यूज कर रहे हैं, ठीक है। देखिए इस पोर्शन में क्या है कि हम अब एक उस सिचुएशन को लाना चाह रहे हैं जबकि हम कुछ इसमें एक डायग्राम या कुछ देके समझ सकें कि क्या हमें इसमें करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए मैं एक सिंपल सी सिचुएशन कंसीडर करता हूं, थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग हमारी डेवलप हो। ये मेरे पास में ना एक वेज है, WEDGE, ठीक है, लिख देता हूं WEDGE, एक हमारे पास एक बिग वेज है, ठीक है। इसका ये वाला एंगल बच्चों थीटा है। अच्छा, इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं कि एक ना छोटा सा ब्लॉक रख देते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं थोड़ा अच्छा सा बन जाए, ये कलरफुल। ये इस तरीके से मैंने इसके ऊपर एक ब्लॉक रख दिया, ठीक। लेट्स ट्राई टू ड्रॉ द बाउंड्रीज सो दैट इट इज विजिबल। ये एक ब्लॉक रख दिया बच्चों, ठीक। और इस ब्लॉक का मास जो है वो है m, मास ऑफ ब्लॉक स्मॉल m, देख रहे हैं। चलिए अभी हुआ क्या है, वेज हो गया, मास हो गया इसका। अभी अपन इनको हटाते हैं और जरा इक्वेशंस की बात करते हैं। किसकी इक्वेशंस? करना क्या है, करना ये है, ये पूरे का पूरा वेज जो है ये इस डायरेक्शन में a एक्सेलरेशन से जा रहा है, ठीक। मैं इसको यहां लिख दे रहा हूं, वेज मूविंग विद एक्सेलरेशन a, कैपिटल A, टुवर्ड्स राइट, ठीक। चलिए अब हमारे पास में क्या कैलकुलेट करना है। आपको यह कैलकुलेट करना है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो कि ये ब्लॉक नीचे ना गिरे, ठीक। तो जरा मैं यहां लिख रहा हूं, उसके बाद डायग्राम में पूरा करूंगा, देखिएगा। फाइंड वैल्यू ऑफ A so small block not falling, falling ये नीचे नहीं आ रहा है। Also what is n? जानते हैं इसका मतलब क्या हुआ? n का मतलब हुआ कि कितनी नॉर्मल रिएक्शन इस पे काम कर रही है, ठीक। तो ये जरा FBD बना ले हम लोग इसका। तो इसका FBD बच्चों हम बनाएंगे तो हमें मिलेगा mg, ठीक है। अच्छा, ये थीटा एंगल है तो ध्यान रखिएगा, आप लोग इजीली तोड़ सकते हैं इसको, सॉरी इस तरीके से। तो भाई ये हो गया हमारा साइन थीटा, ये हो गया हमारा कॉस थीटा, ठीक। अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन जो है बच्चों वो इस तरीके से लगेगी, mg साइन थीटा। आइए जरा अब सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन के अब मैं दो कंपोनेंट्स ब्रेक करता हूं।
एक कंपोनेंट मेरा आएगा साइन थीटा इस तरफ की तरफ और दूसरा कंपोनेंट आएगा कॉस थीटा इसकी तरफ, ठीक है। तो मैं जब इनको ब्रेक कर रहा हूं तो मैं सिर्फ वही कंपोनेंट ले रहा हूं जो मुझे चाहिए। तो ये हो गया मेरा n साइन थीटा, n साइन थीटा, ठीक है। तो चलिए जरा इसको कैलकुलेट करते हैं। तो मैं लिख रहा हूं व्हाइट कलर की चौक यूज करते हैं, इसको बिगाड़ देते हैं क्योंकि अब ये तो हमें चाहिए नहीं है अभी। तो बच्चों मैं लिखूंगा n cos थीटा इज इक्वल टू mg, ठीक, n cos थीटा इज इक्वल टू mg। एंड दूसरा टर्म मुझे जो मिलेगा वो मिलेगा n साइन थीटा इज इक्वल टू ma, ठीक है। इनको मैं सॉल्व करूं तो मुझे मिलेगा a बराबर g tan थीटा। एक्चुअली ना ये थोड़ा सा इस तरफ से जाएगा हल्का सा, और ये बेसिकली नॉर्मल रिएक्शन ऐसे करके निकलेगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ये n है तो ये n साइन थीटा हो जाएगा एंड फिर ये इधर से वो निकल के आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमने देखा कि ये हमारी वैल्यूज़ को दे रहा है। अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन अगर मैं चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ n इज इक्वल टू mg अपॉन कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी सिंपल सी सिचुएशन को हमने कंसीडर किया है। डायग्राम कुछ कंफ्यूजन रहे तो दोबारा से जरूर बना के प्रैक्टिस करिएगा आप, ठीक। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि जरा थोड़ा आगे बढ़ के एक छोटी सी सिचुएशन को और विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली मैं ये सारी प्रिपरेशन कर रहा हूं आप लोगों को कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जो इससे पहले वेज वाला मैंने क्वेश्चन लिया हुआ था, उस क्वेश्चन में बेसिकली हम रेफरेंस की बात कर सकते थे। अगर मान लीजिए उस क्वेश्चन में मैं खुद उस छोटे ब्लॉक के ऊपर बैठा होता, ठीक है, तो मेरे रिस्पेक्ट में तो ब्लॉक चल ही नहीं रहा होता। हम दोनों मतलब मैं और ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू चल रहे होते किसके, वेज के। आइए एक छोटा सा क्वेश्चन और समझने की कोशिश करते हैं। इस लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मतलब सिचुएशंस हैं जिन पे वर्कआउट किया जा सकता है, और हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को पिक करने की। तो भाई देखिए सिचुएशन क्या है। एक मासलेस फ्रिक्शनलेस पुली है और इस मासलेस फ्रिक्शनलेस पुली से एक m/2 मास का ब्लॉक अटैच है। बच्चों साफ साफ आई होप दिख रहा होगा आप लोगों को, m/2 मास का एक ब्लॉक अटैच है, ठीक है। यहां पे एक पर्सन है, ठीक है, जिसका मास कैपिटल स्मॉल m ही है। मतलब इस पर्सन का जो मास है वो इस मास का यानी ब्लॉक के मास का 2 टाइम्स है, ठीक। और ये बंदा जो है वो इस स्ट्रिंग को पकड़ के g/6 के एक्सेलरेशन से विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग, ठीक है, ऊपर चढ़ रहा है। ये इस स्ट्रिंग को पकड़ के g/6 का एक्सेलरेशन ले रहा है विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग और ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। आपको क्या पता लगाना है? आपको पता लगाना है कि इस ब्लॉक का, चलिए मैं नाम दे देता हूं A, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा और स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा, ठीक। चलिए आइए इक्वेशंस लिखते हैं। तो मैं लिख रहा हूं बच्चों g/6 इज इक्वल टू a प्लस a, वेयर a क्या है? a इज एक्सेलरेशन ऑफ दिस पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इस बंदे का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेयर a इज एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। आइए, एक्चुअली मैंने m वगैरह लिखा नहीं, सब कैंसिल कर दिया है, ठीक। तो आइए g/6 इज इक्वल टू a प्लस a, तो यहां से बच्चों मैं लिख सकता हूं a इज इक्वल टू
g बाई 6 माइनस ए ए। ठीक, चलिए t माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। वैल्यूज ए की प्लीज पुट कर दीजिए, यहां से ए की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा, मैं डायरेक्ट वैल्यूज लिख रहा हूं, चलिए यहीं इसी पोजीशन को यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो जब ए की वैल्यू मैं यहां ये रख के सॉल्व करूंगा, ये वाली वैल्यू रख के सॉल्व करूंगा, तो मुझे मिलेगा दिस ए ए, ध्यान दीजिएगा ये पूरा का पूरा मैं यहां रिप्लेस कर रहा हूं, 4/9g, ठीक, और अकॉर्डिंगली मुझे t मिल जाएगा 13/18g। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप कहोगे कि भाई ये सूडो फोर्स और इससे उससे कैसे एसोसिएटेड है, तो रेफरेंस ये है कि मैं इस पर्सन को जब ले रहा हूं तो मैंने देखो दो तरीके के एक्सेलरेशन लिए हुए हैं। ठीक है, मैं किसी रेफरेंस फ्रेम की बात कर रहा हूं, वो एक्सेलरेट या रोटेट नहीं कर रहा है। ग्रेजुअली हम और सारे क्वेश्चंस जब धीरे धीरे करेंगे, होपफुली ये चीज़ें आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। तो बच्चों, इस वीडियो को बहुत लंबा ना करते हुए मैं यहीं पे विराम करूंगा। ठीक है, आप लोग कोशिश करिएगा, इनको थोड़ा सा देखिएगा, कहीं कोई कमी लगती है तो प्लीज़ फील फ्री टू शेयर विद अस ऑल दीज थिंग्स। With this positive note that you will devote some amount of time to revise these videos, I would like to say thanks to all of you for watching this video.